नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोलाइड। कोलाइड के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोलाइड किसे कहते हैं और कोलाइड का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखें कोलाइड क्या है। तो यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम, जिन्होंने विसरण संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए, विसरण से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए। तो ये जो वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम ने जब विसरण संबंधी प्रयोग किए तो उन्होंने ऐसे पदार्थ जो कि जल में विलय होते हैं और जलीय विलयन जब बनाते हैं तो जलीय विलयन चर्मपत्र से कैसा व्यवहार करता है। चर्मपत्र एक पार्चमेंट पेपर होता है जिसमें बहुत बारीक कण होते हैं और जिससे जो विलयन होते हैं, विलयन के कण आर पार आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो चर्मपत्र के प्रति जलीय विलयन के व्यवहार के आधार पर जो पदार्थ है उन्हें दो भागों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट था क्रिस्टलाभ। फर्स्ट है क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड और सेकंड होते थे क्रिस्टलाइड। सेकंड जिसको हम कह रहे हैं, जिसे हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड। कोलाइड तो ये दोनों जो पदार्थ है क्रिस्टलाभ और कोलाइड, जब इन्होंने देखा तो यहाँ पर कहा कि क्रिस्टलाभ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो जलीय विलयन होता है वो पार्चमेंट पेपर या इसी को हम बोलते हैं चर्मपत्र। तो इनका जो विलयन होता है वो पार्चमेंट पेपर से होके इनके जो जलीय विलयन में विलय के कण होते हैं वो आर पार निकल जाते हैं या आसानी से चर्मपत्र से होकर ये निकल जाते हैं। जबकि जो दूसरे हैं कोलाइड होते हैं, ये पार्चमेंट पेपर के प्रति ये जो है आसानी से पार्चमेंट पेपर से निकलते नहीं है या बहुत ही मंद गति से इनका विलयन पार्चमेंट पेपर से होके गुजरता है। तो ये विसरण के आधार पर इन्होंने देखा कि ऐसे पदार्थ जो कि पार्चमेंट पेपर या चर्मपत्र से होके आसानी से निकल जाते हैं उन्हें कहा गया क्रिस्टलाभ, और दूसरा जो कि पार्चमेंट पेपर से होके आसानी से नहीं निकलते, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर से होके आसानी से नहीं निकलता या बहुत मंद गति से निकलता है, उन्हें कहा गया कोलाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास नमक का विलयन है, शर्करा का विलयन है, तो ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाभ होते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो कोलाइड है, अगर हम बात करें, स्टार्च का विलयन है, गोंद है, ये सब कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो वास्तव में जो कोलाइड है वो क्या होता है, कोलाइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें यहाँ पर जो कोलाइड है उसमें वास्तव में ये जो कोला शब्द होता है और कोला का अर्थ होता है ग्लू। कोला का अर्थ होता है ग्लू और ग्लू का अर्थ क्या होता है, गोंद होता है ना। और यहाँ पे जो दूसरा है कोलाइड, तो कोलाइड यहाँ पर होता है EIDS, जिसका अर्थ होता है लाइक और इसका अर्थ होता है जैसा, तो गोंद जैसा। तो ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है कोलाइड जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जिसमें कोला का अर्थ होता है ग्लू और योइड्स का अर्थ होता है लाइक, अर्थात गोंद जैसा पदार्थ होता है। गोंद आप सबने देखा है किस प्रकार से चिपचिपा सा पदार्थ होता है, गाढ़ा सा द्रव होता है, आसानी से बहता नहीं है ना। तो जो कोलाइड है बस उसी के समान व्यवहार करते हैं, तो वो कहलाते हैं कोलाइड। अब जब यहाँ पर ये जो मिश्रण के आधार पे ये जो पदार्थों को क्रिस्टलाभ और कोलाइड में बांटा गया, फिर आगे यहाँ पर देखा गया कि ये जो क्रिस्टलाभ है इनको कोलाइड में परिवर्तित किया जा सकता है। किस तरीके से, तो यहाँ पर कहा गया ये जो नमक का विलयन है, ये जो नमक है, नमक का अगर जलीय विलयन बनाया जाता है, नमक का अगर जलीय विलयन बनाया जाता है तो यह क्रिस्टलाभ का कार्य करता है, क्रिस्टलाभ का कार्य करता है। मीन्स क्या हुआ, इसका ये जो विलयन है वो पार्चमेंट पेपर से होकर आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब नमक को बेंजीन, नमक का जो विलयन है वो बेंजीन में बनाया जाता है, नमक क्या है, NaCl है, इसका विलयन जब बेंजीन में बनाया जाता है ना, तो ये पार्चमेंट पेपर से होकर आसानी से नहीं निकलता है या नहीं निकलता है, अर्थात किसके समान व्यवहार करता है, कोलाइड के समान व्यवहार करता है, कोलाइड के समान, है ना। तो वास्तव में हुआ क्या कि क्रिस्टलाभ को कोलाइड में परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। तो वास्तव में कोलाइड एक अवस्था है। कोलाइड क्या है, जब हम विलयन बनाते हैं तो पदार्थों को कोलाइड अवस्था में परिवर्तित करते हैं, और जब कोलाइड अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है विलेय पदार्थों के कणों का आकार,
है ना। ये जो क्रिस्टलाभ है उसको हम कोलाइड में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब जो विलेय के कणों का आकार है वो हम परिवर्तित करते हैं, जिससे कभी वो क्रिस्टलाभ के समान व्यवहार करता है और कभी वह किसके समान, कोलाइड के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो कोलाइड की परिभाषा मिली उसके लिए कहा गया, आप परिभाषा नोट कर सकते हैं कोलाइड की, कि कोलाइड वह अवस्था है जिसमें, या कोलाइड वह विलयन है, कोलाइडी विलयन एक विस्मांगी तंत्र है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलाइडी एक विस्मांगी तंत्र है, विस्मांगी तंत्र है जिसमें एक पदार्थ के बहुत बारीक कण, एक पदार्थ के बहुत बारीक कण दूसरे पदार्थ पर मिले हुए होते हैं, है ना। मैंने कहा जिसमें एक पदार्थ के बहुत बारीक कण, इसको कहा जाता है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था दूसरे पदार्थ पर घुले होते हैं, पदार्थ पर घुले होते हैं, जिसे कहा जाता है परिक्षेपण अवस्था। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखते समय शब्दों का आप ध्यान रखेंगे कि कोलाइड एक विस्मांगी तंत्र है। विस्मांगी और समांगी हम पहले की क्लास में पढ़ के आ चुके हैं क्या होते हैं। तो कोलाइड एक विस्मांगी तंत्र है जिसमें एक पदार्थ के बहुत बारीक कण, जिसे हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं, दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित होते हैं। दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित होते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण अवस्था। मतलब जब भी हम कोलाइड विलयन की बात करेंगे तो जैसे विलयन की बात करते हैं ना, तो वहां क्या होता है, विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ पर जो दो है, विलेय का काम होता है परिक्षिप्त अवस्था और विलायक के समान व्यवहार होता है परिक्षेपण अवस्था। मतलब कि एक पदार्थ की परिक्षिप्त अवस्था दूसरे पदार्थ के परिक्षेपण माध्यम में मिली हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। ठीक है, नोट किया आपने इसे। अब इसमें हम देखेंगे, हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था कोलाइड के बारे में। अब इसी में हम आगे देखेंगे कि जो हमने अभी बात की थी विलेय के, वास्तव में कोलाइड क्या है, एक निश्चित विलेय के कणों का आकार है। तो यहाँ पर जो विलेय के कणों के आकार के आधार पर, विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आधार पर विलयन के प्रकार अगर हम देखें, विलयन के प्रकार, क्योंकि हम कोलाइड विलयन कह रहे हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का विलयन है ना। तो विलेय के कणों के आकार के आधार पर जो विलयन के प्रकार है वो 3 होते हैं। फर्स्ट आप नोट कर लेंगे वास्तविक विलयन, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सेकेंड होता है निलंबन, और जो थर्ड है वो होती है कोलाइडी स्टेज। जो तीसरा है वो होता है कोलाइडी विलयन, या कोलाइड भी बोलते हैं हम इसे, कोलाइडी विलयन। ठीक है, अब इन तीनों की अगर हम देखें, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वास्तविक विलयन। तो यहाँ पर कहा जाता है इस प्रकार के विलयन में विलेय व विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। जो आकार होता है वो कैसा होता है, लगभग समान। आप नोट कर सकते हैं इसको, आकार समान होता है। वास्तविक विलयन, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बनाया, जल में हमने नमक को घोल दिया, तो जल और नमक आपस में सममांगी मिश्रण बनाते हैं ना। तो जो वास्तविक विलयन होता है वो सममांगी प्रकृति का होता है। सममांगी प्रकृति का होता है जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, और ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम से कम, 10 एंगस्ट्रॉम से कम आकार का होता है, क्योंकि हमको कणों का साइज पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विलेय और विलायक के कणों का जो आकार है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, निलंबन। निलंबन में कहा जाता है यहाँ पर विलेय और विलायक के कणों के आकार में काफी अंतर होता है। तो यहाँ पर ये जो विलेय है, विलेय का जो आकार है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम, यहाँ पर ये विलायक का, एक्चुअली विलायक के कणों का जो आकार है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, और जो विलेय के कणों का आकार है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कितना अंतर है ना। तो हमने क्या कहा, विलायक व विलेय के कणों के आकार में काफी अंतर होता है, और इस कारण ये जो होता है वो विस्मांगी तंत्र बनाता है, विस्मांगी तंत्र।
इसे भी हम इसके एग्जाम्पल भी हम डेली लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी में रेत घोल देते हैं, मिट्टी घोल देते हैं, पानी में रेत घोल देते हैं, तो रेत क्या होता है, रेत के कणों को हम आसानी से देख सकते हैं और वो विसमांगी तंत्र बनाता है, अलग अलग हो जाता है, पानी अलग और रेत तली पर बैठ जाती है। तो निलंबन का एग्जाम्पल बहुत ईजी से हम बता सकते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार, यहाँ हम बात कर रहे हैं विलेय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, या बोलते हैं 1 नैनोमीटर mm, नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। ये पूछा जाता है इनके कणों के आकार का कि यहाँ पर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर, ये अलग अलग साइज पूछा जाता है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 टू पावर -9 से 10 टू पावर -7 मीटर के बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय के कणों का आकार इस प्रकार से होता है, और यह भी क्या होता है, विषमांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र। तो ये हो गया इसके बारे में कि जो विलेय के कणों के आकार पे हम जो विलयन पढ़ते हैं वो वास्तविक विलयन हो सकते हैं, निलंबन हो सकते हैं और कोलाइडी विलयन। तो हमारा जो टॉपिक क्या है वो कोलाइडी विलयन है। स्पेशली पूछा जाता है कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार क्या होता है, तो आप किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। जैसे हमने लिखा 10 टू पावर -9 से 10 टू पावर -7 मीटर के बीच, या फिर हम बता सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच, या फिर तीसरा हमारे पास है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है विलेय के कणों का आकार, और यह एक विषमांगी तंत्र होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर आगे हम इसका पढ़ेंगे वर्गीकरण। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट आगे है इसके बाद है हमारा टॉपिक कोलाइड का वर्गीकरण। तो कोलाइड का जो वर्गीकरण है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर किया है गया है। फर्स्ट आप चेक यहाँ पर नोट कर लेंगे। पहला जो बिंदु है वो है, हमने पढ़ा कि कोलाइड है उसमें क्या क्या होती है, एक होती है परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। आप इसको इजी वे में अगर याद करने के लिए हम कहें तो आप कर सकते हो, जैसे विलयन की बात करते हैं ना, तो उसमें होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक, और इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनाते हैं, ये विलयन। वैसे ही कोलाइड में एक होती है परिक्षिप्त अवस्था जो कि परिक्षेपण माध्यम में विलेय होती है ना। तो आप ये दो शब्द हो सकता है थोड़ी सा डिफिकल्ट लगे, पर समझने के लिए आप इनको बिल्कुल विलेय और विलायक के जैसे समझें। तो जो इनका वर्गीकरण है वो इसी पर आधारित है। जो पहला वर्गीकरण का आधार है वो है परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये फर्स्ट वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। सेकंड जो वर्गीकरण है वो है इन दोनों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, मीन्स परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। अन्योन्य क्रिया मीन्स इन दोनों के बीच में कैसे क्रिया होती है, तो अन्योन्य क्रिया के आधार पर ये सेकंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। और थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा वो है इनके जो परिक्षिप्त अवस्था है, यहाँ लिख लें परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार के आधार पर, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के या विलेय के कणों के आकार के आधार पर। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना कि आकार के आधार पर, इन आधार पे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि इनके दोनों के बीच की जो परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, इनकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इस आधार पे एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा है कि इन दोनों के बीच में जो क्रियाएं हैं वो आसानी से होती हैं या नहीं होती हैं, मतलब अन्योन्य क्रिया के आधार पे। और तीसरा है कि जो विलेय अवस्था, जो परिक्षिप्त अवस्था, इनके कणों के आकार के आधार पे हम देखेंगे इनका वर्गीकरण। तो पहले आप ये 3 पॉइंट नोट कर ले और फिर हम
एक एक करके इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आप पहले नोट करें इसे। तो आपने नोट किया। तो हम अब पढ़ेंगे फर्स्ट जो है हमारा वर्गीकरण है भौतिक अवस्था के आकार के आधार पर। भौतिक अवस्था के आकार के आधार पर मीन्स क्या हुआ, जो परिक्षिप्त अवस्था है और परिक्षेपण माध्यम है इनकी भौतिक अवस्था क्या है। तो जब हम वर्गीकरण देखते हैं इनका भौतिक अवस्था के आकार के आधार पे, तो हम एक कॉलम बना रहे हैं जिसकी सहायता से हम आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट हमने लिखा है कोलाइड तंत्र का प्रकार, सेकेंड है हमारे पास परिक्षिप्त अवस्था, थर्ड है परिक्षेपण माध्यम और फोर्थ में हम देखेंगे उदाहरण। तो सबसे पहला जो टाइप है फर्स्ट है वो है ठोस सॉल्व। ठोस सॉल्व जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था ठोस होती है और ये जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी क्या होता है, ठोस होता है। मतलब ठोस ठोस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ठोस सॉल्व का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रंगीन कांच, अलग अलग प्रकार की कांच होती है, वहां पर अलग अलग धातुओं का यूज होता है, तो धातुएं ठोस अवस्था में होती है ना, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है ठोस सॉल्व का। सेकेंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसका है, हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व। सॉल्व में ठोस अवस्था के साथ परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्व क्या है, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा पेंट, तो पेंट जो हम यूज करते हैं, वार्निश यूज करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सॉल्व का एग्जाम्पल हो जाता है। या जो धातुएं होती है ना, वो धातुओं का जो मिश्रण बनाते हैं हम, तरल विलयन बनाते हैं, वो भी सॉल्व का एग्जाम्पल होता है। तीसरा हमारे पास होता है एरोसॉल। एरोसॉल जिसमें ठोस के साथ गैस परिक्षेपण माध्यम होती है, मतलब परिक्षेपण माध्यम जो गैस है उसमें क्या मिला होता है, ठोस के रूप में परिक्षिप्त अवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है धुआं और धूल। धुआं और धूल जैसे हम देखेंगे वास्तव में धूल क्या है, धुआं क्या है, जो वायुमंडलीय गैसें हैं, गैसों में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण मिले होते हैं, कार्बन के कण मिले होते हैं जो कि ठोस अवस्था में होते हैं, और वो मिलके किसका निर्माण करते हैं, एरोसॉल का। फोर्थ हमारे पास है जेल। जेल जिसमें कि द्रव होती है परिक्षिप्त अवस्था और यहाँ पे ठोस होता है परिक्षेपण माध्यम। तो ये जो द्रव परिक्षिप्त अवस्था और ठोस होता है परिक्षेपण माध्यम, इसका एग्जाम्पल क्या है, पनीर और जेली जो हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ में है इमल्सन, इसे हम पायस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाके भी क्लास में पढ़ेंगे। तो पायस या इमल्सन, यहाँ पर ये परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, मतलब द्रव द्रव का विषमांगी तंत्र है ना, क्योंकि कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है ना, तो ये द्रव द्रव आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, इमल्सन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका दूध है और मक्खन है। ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि दूध एक ब्लैंक्स क्या है, खालिस्तान है, तो दूध एक पायस है, तो उदाहरण में पूछा जाता है दूध है, मक्खन है, सब किसके एग्जाम्पल है, पायस के। नाउ सेकेंड है सिक्स एरोसॉल, इसमें द्रव के साथ फिर से गैस का मिश्रण होता है, जो द्रव होता है उसमें क्या मिली होती है, गैस। तो एग्जाम्पल क्या देखा हमने, धुंध है, कोहरा है, बादल। अब देखो यहाँ पे जो द्रव है वो परिक्षिप्त अवस्था है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। मतलब जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में द्रव क्या, बारिश के दिनों में अक्सर हमको कोहरा देखने को मिलता है ना, तो जो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है उसमें जल की जब बूंदें मिलती है ना, परिक्षिप्त हो जाती है, तो क्या बन जाता है, धुंध या कोहरा बन जाता है या बादल बन जाता है। तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पे फिर से ठोस सॉल है। तो यहाँ पर गैस और ठोस ये आपस में मिक्स होते हैं, तब भी यहाँ पे ठोस सॉल का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोम है, रबड़ है, और नेक्स्ट है फोम। फोम घरों पे फोम का एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो ठोस है गैस है, इसमें द्रव, ये जो द्रव होता है वो परिक्षेपण माध्यम है और गैस क्या है, परिक्षिप्त अवस्था। साबुन का झाग लिखा है, फैन लिखा है, तो हम क्या करते हैं, पानी में हम वास्तव में क्या होता है, जब हम पानी का झाग बनाते हैं उसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं और एयर देते हैं ना, हाथ से घोलते हैं या वॉशिंग मशीन में घोलते हैं तो उसको एयर मिलती है, तो जो द्रव है उसके अंदर हम एयर मिलाते हैं तब जाके फोम बनता है ना। तो ये सभी प्रकार के विषमांगी तंत्र हैं जो कि कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। इनमें केवल क्या होता है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पे यहाँ पूछा जाता है ये ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल या सॉल किसे कहते हैं, कि वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। फिर यहाँ पे जेल क्या होता है, देखो जेल यहाँ
पर अपोजिट हो जाता है, सॉल और जेल में अंतर पूछा जाता है। ये परिक्षिप्त अवस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है। फिर पायस यहाँ इंपॉर्टेंट है, द्रव का कोलाइडी तंत्र होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है कि ठोस सॉल किसे कहते हैं, एरोसॉल किसे कहते हैं, पायस किसे कहते हैं। तो वहां आपको बताना रहता है कि भौतिक अवस्था क्या है, मतलब परिक्षिप्त अवस्था किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है या गैस है, या फिर परिक्षेपण अवस्था क्या है। तो आप इसे पहले नोट कर लें विथ एग्जाम्पल, फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे। नोट करें आप पहले। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट का हमारा जो वर्गीकरण है वो है परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आकार के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अन्योन्य क्रिया मीन्स इन दोनों के बीच में कैसी क्रियाएं होती हैं। तो जब कोलाइडी तंत्र बनता है, कोलाइडी सॉल बनाते हैं, तो यहाँ पर कोलाइडी सॉल बनाने के लिए जब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाया जाता है तो हमें दो प्रकार के विलयन मिलते हैं, जिनमें से एक होता है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलाइडी सॉल या कोलाइड बोलते हैं इसको, या इसी को कहा जाता है द्रव रागी, द्रव रागी, या फिर इसे कहा जाता है लियोफिलिक, लियोफिलिक कोलाइड। तो यहाँ पर द्रव स्नेही, द्रव स्नेही मतलब द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव रागी मतलब द्रव के प्रति आकर्षित होने वाले। तो यहाँ पर ऐसे कोलाइडी विलयन जो जिनमें की परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो ये आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, आसानी से क्रिया कर लेते हैं और आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो उसे कहा जाता है द्रव स्नेही कोलाइड। मीन्स आप नोट कर सकते हैं कि इस प्रकार के कोलाइड में परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम को मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाते हैं और ये कहलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। क्योंकि ज्यादातर जो विलयन होता है वो जल में बनाया जाता है, इसलिए इन्हें जल रागी कोलाइड भी कहा जाता है। जल रागी मतलब जो परिक्षिप्त अवस्था होती है ना वो क्या होती है, यहाँ पे परिक्षेपण अवस्था है वो जल होती है, तो जल के कारण इस कारण से जल रागी कोलाइड भी कहा जाता है। इस कोलाइड की जो विशेषता होती है वो ऐसी है कि जब इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है और इन्हें जब गर्म किया जाता है तो गर्म किए जाने पर जो परिक्षेपण अवस्था है, परिक्षेपण माध्यम है वो वाष्प के रूप में निकल जाती है और हमें ठोस मिलता है, ठोस पदार्थ मिलता है। मतलब कि ये जो द्रव स्नेही कोलाइड इनको जब गर्म किया जाता है तो गर्म किए जाने पर जो परिक्षेपण अवस्था है वो वाष्प के रूप में निकल जाती है और हमें क्या मिलता है, एक ठोस पदार्थ मिलता है। और ठोस पदार्थ में फिर से जब हम परिक्षेपण अवस्था को मिलाते हैं तो फिर से हमको कोलाइडी विलयन मिल जाता है, मतलब इसको वापस कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कारण इन्हें हम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं और ये स्थायी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्थायी कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में, परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम को मिलाए जाने पर ये आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्रव स्नेही कोलाइड। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो गर्म किए जाने पर जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो वाष्प के रूप में निकल जाता है, जिससे एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। और इस ठोस पदार्थ में वापस हम जब परिक्षेपण अवस्था मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कोलाइड विलयन। इस कारण इन्हें हम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें ना तो एग्जाम्पल जैसे हम गोंद का विलयन यूज करते हैं, स्टार्च यूज करते हैं, एल्ब्यूमिन है, ये सारी चीजें, जिलेटिन है, ये सब क्या हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल। सेकेंड इसी में हमारे पास है द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड को हम द्रव विरागी भी कहते हैं, द्रव विरागी कोलाइड भी कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं लियोफोबिक कोलाइड। तो यहाँ पर होता क्या है, जब यहाँ पर हम परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम को मिलाते हैं तो ये आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते, मतलब इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है ना वो आसानी से नहीं होती। आसानी से नहीं होती मतलब विलयन नहीं बनेगा, विलयन नहीं बनेगा मतलब कि ये कैसे होंगे, विरोधी, द्रव का आपस में विरोध होगा या द्रव
प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इनको द्रव विरोधी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है जो द्रव विरोधी कोलाइड है, इस प्रकार के जो कोलाइड है इनमें परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम, इसको आप सुधार लेंगे, व परिक्षेपण माध्यम को मिलाने पर ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। इन्हें बनाने के लिए विशेष प्रकार की रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जो धातुएं हैं ना, आर्सेनिक सल्फाइड है या फिर गोल्ड है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके जो कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। धातुओं के जो कोलाइडी विलयन होते हैं ना, वो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, आसानी से नहीं बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पर कहा जाता है यदि इनमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो इनका स्कंदन हो जाता है, मतलब कोलाइड का अवक्षेपण हो जाता है और इन्हें वापस कोलाइड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वापस कोलाइड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर ये हो जाते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइड, अनुत्क्रमणीय कोलाइड, और इस कारण से ये अस्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये जल से आसानी से क्रिया नहीं करते ना, तो ये जल रागी है, तो ये क्या हो जाते हैं, जल विरागी। तो ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड की परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच में आसानी से क्रिया होने पर जो कोलाइड बनता है वो होता है द्रव स्नेही कोलाइड। और इन दोनों के बीच में जब आसानी से क्रिया नहीं होती है, क्रिया कराने के लिए विशेष विधियों का यूज किया जाता है, और जिससे जब विलयन तैयार होता है तो उसे हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। फिर क्योंकि इनमें अंतर पूछा जाता है तो आप बिल्कुल सरल अंतर लिख सकते हैं ना, ये आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते, इनके लिए रासायनिक विधियों का यूज होता है। ये उत्क्रमणीय कोलाइड है और ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड है, ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ये जल के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं जबकि ये जल से प्रतिकर्षित होते हैं। तो कुछ जो एग्जाम्पल हैं आप इन्हीं से लिख सकते हैं ना, और साथ में ये एग्जाम्पल गोंद, स्टार्च, और यहाँ आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, गोल्ड सिल्वर धातुओं का जो कोलाइडी विलयन है। तो इसका आप एक क्वेश्चन पूरा अलग तैयार कर लेंगे, क्या होते हैं और इनमें अंतर समझाइए। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन, पहले आप इसे नोट करें। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट है हमारे पास है जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, वो है परिक्षिप्त अवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। तो इस आधार पे जो कोलाइड है वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है बहुआण्विक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड, और थर्ड है संगुणित या सहचारी कोलाइड। अब इन तीनों को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट यहाँ पे बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक मीन्स बहुत सारे अणु या परमाणु आपस में संयुक्त हो जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं इनमें 10 एंगस्ट्रॉम से कम व्यास के जो परमाणु होते हैं, कम व्यास के परमाणु या फिर अणुओं का जो समूह होता है, परमाणु या अणुओं का जो समूह होता है वो आपस में वैन डेर वाल्स बल से जुड़ जाते हैं और कोलाइडी आकार के कण तैयार करते हैं, कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं, कण बना लेते हैं। तो यहाँ इसे कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड, मतलब कि इस प्रकार की कोलाइड में 10 एंगस्ट्रॉम से कम व्यास के जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो आपस में दुर्बल वैन डेर वाल्स बल से जुड़ जाते हैं और कोलाइड आकार की कण बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो हमारे पास है गोल्ड सॉल, जो हम बोलते हैं ना एक कोलाइडी तंत्र है, गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल है। इसमें बहुत सारे जो गोल्ड होते हैं, गोल्ड के जो कण होते हैं ना वो वैन डेर वाल्स बल से जुड़े होते हैं। या हम बोले सल्फर सॉल, सल्फर सॉल है, इसमें जो सल्फर S8, सल्फर S8 जो सल्फर के जो परमाणु होते हैं ना वो वैन डेर वाल्स बल से जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, बहुआण्विक कोलाइड बनाते हैं, मतलब जो परमाणु होते हैं वो वैन डेर वाल्स बलों से जुड़े होते हैं। दूसरा हमारे पास है वृहद आणविक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड मतलब कि ये ऐसे कोलाइड हैं, सेकंड वाला है, ऐसे कोलाइड है जिनका की आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है। वृहद आणविक मतलब कि बड़े अणु होते हैं और इनका जो आणविक द्रव्यमान है बहुत ज्यादा होता है। ये मुख्य रूप से या तो प्राकृतिक बहुलक होते हैं या फिर संश्लेषित बहुलक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें प्राकृतिक बहुलक की, या तो ये प्राकृतिक बहुलक हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये भी किसके समान जो इनका विलयन होता है ना
वो भी किसके समान कार्य करता है, कोलाइड का। या फिर ये प्राकृतिक की जगह कृत्रिम बहुलक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित, जैसे हम बात करें नायलॉन है, टेरिलीन है। तो ये जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो भी कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये कहलाते हैं वृहद आणविक कोलाइड, जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। फिर तीसरा जो है वो क्या है, संगुणित सहचारी, संगुणित या सहचारी कोलाइड। ये भी अलग से पूछा जाता है क्या होता है। तो संगुणित या सहचारी जो कोलाइड होता है, थर्ड टाइप से इसका, तो यहाँ पर कहा जाता है ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य होते हैं। कम सांद्रता पर ये होते हैं वैद्युत अपघट्य, लेकिन उच्च सांद्रता पर ये कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। उच्च सांद्रता पर ये कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, उन्हें कहा जाता है संगुणित कोलाइड। कि जब इनकी सांद्रता कम होती है तो वैद्युत अपघट्य के समान आयनिक यौगिक होते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर ये कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। होता क्या है कि उच्च सांद्रता पर ये जो कम सांद्रता पे जो वैद्युत अपघट्य होते हैं ना, उच्च सांद्रता पर ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं ये छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, लघु समूह बना लेते हैं, और ये पुंज के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। पुंज के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, इन पुंजों को कहा जाता है मिसेल। तो ये शब्द अलग से ही पूछा जाता है, मिसेल क्या होता है ना। तो ये छोटे जो समूह होते हैं वो पुंज बना लेते हैं, छोटे से मिसेल बना लेते हैं, और जो मिसेल का आकार होता है वो कोलाइड कणों के आकार के समान होता है, इसलिए ये हो जाते हैं कोलाइड। तो जो संगुणित मतलब कि जुड़ जाना, छोटे छोटे कणों का जुड़ जाना। तो कम सांद्रता पर ये वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, पर उच्च सांद्रता पर इसके जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं और पुंज बना लेते हैं। इन पुंजों को हम कहते हैं मिसेल, और यही कहलाते हैं संगुणित कोलाइड। फॉर एग्जाम्पल, जो साबुन और डिटर्जेंट के जो कण होते हैं, है ना, जो साबुन होते हैं, साबुन से जो झाग है, जो साबुन के कण होते हैं ना, वो संगुणित कोलाइड का कार्य करते हैं, मिसेल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 प्रकार के हमने कोलाइड पढ़े, कौन कौन से हो गए अगर आप देखें फिर से, कि बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक मतलब जहाँ पर छोटे छोटे जो कण होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम से कम व्यास के जो कण होते हैं बहुत सारे मिल जाते हैं और कोलाइड कण का निर्माण करते हैं। वृहद आणविक मतलब इनका आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रोटीन है, सेलुलोज है, और भी जो कृत्रिम बहुलक हैं वो इसका काम करते हैं। संगुणित जो कोलाइड है उसमें भी क्या होता है कि कम सांद्रता पे ये वैद्युत अपघट्य होते हैं, और उच्च सांद्रता पर ये किसके समान व्यवहार करते हैं, कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मिसेल का निर्माण करते हैं। तो हम जो साबुन की क्रियाविधि पढ़ते हैं ना, वो इसी आधार पे पढ़ते हैं, कि यहाँ पर जो साबुन की क्रियाविधि हम पढ़ते हैं वो इस आधार पे पढ़ते हैं, पूरी क्रियाविधि मिसेल निर्माण के आधार पे। ये एक अलग से आपका एक टॉपिक है जिसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे मिसेल के आधार पे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करें, नोट कर लिया आपने। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। साबुन है, डिटर्जेंट है, संगुणित कोलाइड होते हैं, प्रोटीन है, सेलुलोज है, वृहद आणविक कोलाइड होते हैं, गोल्ड सॉल है, सल्फर सॉल है, ये सब बहुआण्विक कोलाइड होते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्या देखा, कोलाइड किसे कहते हैं और कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का जो वर्गीकरण है 3 बिंदुओं के आधार पे है। एक है परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पे, जिसमें हमने देखा सॉल है, जेल है, पायस है, एरोसॉल है। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन हमने देखा वो देखा किसके आधार पे, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पे, जिसमें हमने देखा या तो जो कोलाइड है वो द्रव स्नेही हो सकता है या हो सकता है द्रव विरोधी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। आप इसमें क्या अंतर तैयार कर लेंगे, इन दोनों में 4 अंतर कम से कम आपको बनना चाहिए। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कणों के प्रकार के आधार पे देखा। प्रकार में हमने देख लिया ना यहाँ पे किस प्रकार से कण हो सकते हैं और किस प्रकार से कोलाइडी तंत्र तैयार करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि केमिस्ट्री में जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाता है। तो शब्दों को समझ के आप ध्यान से पढ़ें। और कोलाइडी तंत्र किसे कहते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अच्छे से एक एक बिंदु को ध्यान से समझें और कॉपी में नोट करके याद करें। थैंक यू।